हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ स्टैक एमिशन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। मींस जब कभी भी हम कहीं डीजी से रिलेटेड कुछ हमसे पूछा जाता है तो स्टैक से रिलेटेड बहुत कुछ पूछा जाता है और हम बता नहीं पाते, हमें ज़्यादातर पता नहीं होता। तो आज मैं बात करने वाला हूँ जो गवर्नमेंट CPCB है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके थ्रू जितनी भी उसमें लिमिट्स हैं, IS स्टैंडर्ड हैं, उन सभी के बारे में मैं बात करूँगा। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टैक एमिशन। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टैक होता क्या है। स्टैक फ्रेंड्स, जो जितने भी डीजी लगे हुए होते हैं तो डीजी से निकलने वाला धुआं, जो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, वो स्टैक के थ्रू बाहर जाता है। मीन्स डीजी से निकलने के बाद अब मान लीजिए बेसमेंट 2 या बेसमेंट में डीजी लगे हैं तो उससे वो ग्राउंड से ऊपर ले जाके, यानी बिल्डिंग से भी ऊपर ले जाके छोड़ा जाता है। तो वो जो पाइप लगे हुए होते हैं, यानी जो वो साइलेंसर के बाद सारा सिस्टम लगा होता है, उसी को स्टैक बोलते हैं। फ्रेंड्स, स्टैक एमिशन, स्टैक एमिशन का सैंपल लेने से पहले या सैंपल जब लिया जाता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ नोट की जाती है, कौन कौन सी वैल्यू वो नोट करता है जो टेस्ट करने के लिए हमसे सैंपल लेता है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो सैंपल लेने खुद आता है, लेकिन हम उसके साथ साथ वो हमसे बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करता है। तो क्या क्या जानकारी वो हमसे लेता है डीजी के बारे में और स्टैक के बारे में, आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले वो नोट करेगा सैंपल ड्रॉन ऑन, यानी डेट, कब सैंपल लिया गया। तो सबसे पहले वो डेट नोट कर लेगा कि आज सैंपल मैंने लिया। टाइम ऑफ सैंपलिंग, सैंपलिंग का कितना टाइम था। मीन्स टाइम ऑफ सैंपलिंग से मतलब यहाँ ये नहीं है कि भाई मान लीजिए 10 तारीख में सैंपल लिया गया तो 10 तारीख में 9 बज के, नहीं। टाइम ऑफ सैंपलिंग का मतलब है 30 मिनट्स। फ्रेंड, 30 मिनट तक सैंपल लिया जाता है और 30 मिनट के अकॉर्डिंग ही वो डीजल कंजप्शन भी चेक कर लेता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी ऑफ डीजी। डीजी जितनी कैपेसिटी का है वो वहाँ लिखना पड़ेगा। अगर 1010 का है तो 1010 लिखना पड़ेगा, अगर 500 का है तो 500 लिखना पड़ेगा और 1500 का है तो 1500 का लिखना पड़ेगा। KVA वो नोट कर लेता है, जितने का भी होगा वो वहाँ नोट कर लेगा। नेक्स्ट होता है टाइप ऑफ स्टैक। स्टैक कौन से टाइप का है। अब आप सोचोगे कि स्टैक कौन से टाइप का। फ्रेंड, जितने भी मैक्सिमम जो स्टैक हमारे पास होते हैं वो मेटल के होते हैं, यानी पाइप होता है मेटल का, और कैसा होता है, सर्कुलर। पाइप सर्कुलर होता है। तो उसी प्रकार का स्टैक होता है। डाया ऑफ स्टैक, स्टैक का डाया भी वो नोट करता है कितने mm का डाया है, लेकिन यहाँ इसने मीटर में लिखा हुआ है तो मीटर में जानने के लिए हम लिखेंगे। मान लीजिए 1010 1500 का डाया। फ्रेंड, 200 mm का भी होता है, 300 mm का भी होता है, तो मैक्सिमम जो है 300 mm का होता है। तो 300 mm को हम अगर मीटर में लिखेंगे तो 0.3 मीटर लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 0.3 मीटर। मीटर में ये मांग रहा है तो 0.3 मीटर हो गया डाया उसका, पाइप का डाया जो ऊपर गया हुआ है। हाइट ऑफ स्टैक फ्रॉम ग्राउंड, G मीन्स ग्राउंड। फ्रेंड, हाइट ऑफ स्टैक फ्रॉम ग्राउंड, इसका मतलब हो गया कि जमीन से जो आपका स्टैक गया है ऊपर तक वो कितना ऊंचा है, यानी कितनी ऊंचाई तक गया है। तो उसमें क्या है, जितनी बिल्डिंग की आपकी हाइट होगी और बिल्डिंग की हाइट से भी 3 साढ़े 3 मीटर ऊपर होता है वो सारा नाप लिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, इसने तो लिखा है फ्रेंड्स कि हाइट ऑफ स्टैक फ्रॉम ग्राउंड। लेकिन अब मान लीजिए आपका डीजी बेसमेंट में लगा है तो बेसमेंट से जाएगा ना स्टैक, तो आप जो बताओगे ग्राउंड से ऊपर ना बता करके बेसमेंट से बताओगे कि बेसमेंट में जहां डीजी लगा है, डीजी से ऊपर जो भी स्टैक गया है उसकी मेजरमेंट बताओगे कितनी है। मान लीजिए 70 मीटर है, ये भी सब मीटर में होता है, 80 मीटर है, कुछ भी हो सकती है फ्रेंड्स, जितनी बिल्डिंग की हाइट के अकॉर्डिंग होगा। जो बिल्डिंग की हाइट होगी, बेसमेंट की हाइट होगी, उसी से नाप करके आप बता दोगे। ये आपको पता होना चाहिए कि कितना है। तो आपको निकालने के लिए इसमें मोटा मोटा याद रखिए कि बिल्डिंग की ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग की हाइट कितनी है और कितने बेसमेंट है, कौन से बेसमेंट में डीजी लगा हुआ है, उसकी हाइट कितनी है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आता है हाइट ऑफ स्टैक फ्रॉम रूफ, रूफ लेवल। फ्रेंड, जहाँ पर हमारी लास्ट छत होती है यानी टेरेस होता है, तो टेरेस से कितना ऊंचा है। तो जो बाउंड्री वाल होती है उससे भी वो डीजी के जो स्टैक होते हैं वो ऊपर होते हैं। तो कितना ऊपर रखे जाते हैं उसका भी रूल है। देखिए, मोटा मोटा तो 3 मीटर, लेकिन इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला है 0.2 √KVA। रूफ लेवल से ऊपर जितने KVA का आपका डीजी है, मान लो 1010 का है, 1500 का है, 2000 का, उसका रूट निकाल लीजिए, 0.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना रूफ लेवल से ऊपर रहेगा टेरिस से। तो ये अप्रोक्स 3 मीटर मान लेते हैं। मान लीजिए आपको नहीं निकालना है तो आप 3 मीटर बता सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है।
सैम्पलिंग लोकेशन, अब फ्रेंड्स वो आपसे पूछेगा सैंपल कहाँ से लूँ, मान लो आ गया और आने के बाद उसने डीजी में पूछा सैंपल कहाँ से लूँ, तो सैंपल लिया जाता है पोर्ट होल। पोर्ट होल फ्रेंड्स ये बने हुए होते हैं जहाँ हमारा डीजी का स्टैक होता है, स्टैक से जब ऊपर जाते हैं तो पोर्ट होल बफर्स लगे रहते हैं, तो पोर्ट होल से वो सैंपल लेता है। 9 नंबर है टाइप ऑफ फ्यूल, फ्यूल ऑफ टाइप ऑफ फ्यूल। अब वो आपसे पूछता है अगर टाइप ऑफ फ्यूल तो आप कौन सा यूज कर रहे हो, एलडीओ कर रहे हो, एचएसडी कर रहे हो या एसडी कर रहे हो, तो ये आपको बताना पड़ेगा। तो हम जो ज़्यादातर यूज करते हैं एचएसडी करते हैं, हाई स्पीड डीजल, एचएसडी यार्ड, एचएसडी टैंक हम ऐसे ही बोलते हैं, तो उसको एचएसडी बताना है, हाई स्पीड डीजल। फ्यूल कंजप्शन फ्रेंड, फ्यूल कंजप्शन अब मान लीजिए 1010 का है, तो फ्यूल कंजप्शन मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे हम निकालते हैं। अगर केवीए में हम डीजी ले रहे हैं तो उसको डिवाइड बाई 5 कर दीजिए, तो मैक्सिमम फ्यूल आ जाएगा आपका कि कितना वो कंजप्ट करेगा 1 घंटे में। मान लीजिए 1010 का है तो 1010 को मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो ये 200 लीटर के आसपास आएगा, 200 लीटर 1 घंटे में, लेकिन वो मैक्सिमम है। बट ये क्या है, ये 30 मिनट आपका डीजी चलवाएगा, तो आप कितने लोड पे चला रहे हो, 50% पे, 30% पे, 80% पे, उसके अकॉर्डिंग ये फ्यूल भी मेजर करेगा कि कितना फ्यूल उसने खाया। तो आधे घंटे में जितना खाया उससे डबल करके वो यहाँ लिख लेगा। हो सकता है 120 लीटर आए या 150 लीटर आए या 70 लीटर आए पर आवर, लीटर पर आवर जो भी आएगा वो यहाँ वो लिखेगा या नोट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब होता है एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर मीन्स उस समय वायुमंडल में टेम्परेचर कितना है, बाहर का टेम्परेचर कितना है, तो 25 डिग्री, 27 डिग्री, कितना ही हो सकता है, जितना होगा वो एज पर एक्चुअल नोट करेगा। स्टैक टेम्परेचर, जब एम्बिएंट टेम्परेचर इसका है तो वो स्टैक का टेम्परेचर भी चेक करेगा, यानी जो स्मोक निकल रहा है, जो स्टैक आपका है उसका टेम्परेचर कितना है। तो वो करीब करीब फ्रेंड देखो 150 से ऊपर आता है, यानी वो 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, ये कितना ही भी हो सकता है। तो ये होता है नॉर्मली 150 सेंटीग्रेड से ऊपर ही होता है और 400 साढ़े 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी चला जाता है। तो नॉर्मल जो आता है वो 150 से 250 के बीच में ही वो चेक करता है, 150-250 इतना होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद 13 नंबर है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लू एमिशन, यानी जो उस पाइप में से यानी स्टैक में से जो एमिशन बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी कितना है, उसका वेग कितना है, वो भी एनीमोमीटर की सहायता से या जो उसके पास यंत्र रहता है, जो मेजरिंग यूनिट रहती है उसकी सहायता, मेजरिंग यूनिट रहती है उसकी सहायता से वो चेक करता है। तो ये करीब करीब 11.6 या 12.6, 15.6 ऐसे कुछ आता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड किस में आता है, मीटर प्रति सेकेंड में। अब वो लास्ट चीज इसमें नोट करता है एवरेज फ्लो रेट, यानी एवरेज फ्लो रेट कितना है, कितने एलपीएम है। तो ये नियर अबाउट फ्रेंड 16-17 आता है, 16.5 एलपीएम। काय में आता है, एलपीएम, लीटर पर मिनट। यदि आप इस एलपीएम को मीटर क्यूब पर आवर में बदलना चाहते हैं या मीटर क्यूब आवर में हमें बदलना होता है, तो फ्रेंड्स इसको 0.006 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर क्यूब पर आवर में हो जाएगा। किससे, 0.06 जो भी है उसको अगर 0.06 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मीटर क्यूब पर आवर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि ये उसने सैंपल तो उठा लिया, सैंपल लेने के लिए उसने इतनी सारी चीज़ें नोट कर ली। इतनी सारी चीज़ नोट करने के बाद वो उस सैंपल में, यानी जो उसका धुआं या स्मोक जो उसने इकट्ठा किया है, जो सैंपल लिया है, उस सैंपल में वो क्या क्या चीज़ करेगा और क्या क्या चीज़ मेंटेन करनी पड़ती है, क्या उसमें पैरामीटर्स हैं जो हम नोट करते हैं या हम मेंटेन करते हैं या हम मेजर कराते हैं। फ्रेंड्स 4 से 5 पैरामीटर्स हम नोट कराते हैं या मेजर करता है वो। तो इसके लिए क्या है, देखिए आईएस स्टैंडर्ड है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड है 11255, ये P1 P2 P3 P4 P5 ऐसे करके P12 ऐसे करके है। तो आप ये याद रखिए इंडियन स्टैंडर्ड 1125 यानी 11255 आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये चेक करता है। और इसमें जो है, जो ये लिमिट्स लिखी हुई हैं या जो पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, ये 0.8 मेगावाट टू 75 मेगावाट यानी 800 किलोवाट से 75,000 किलोवाट तक के लिए स्टैंडर्ड है जो उसने लिखे हैं, जो गवर्नमेंट ने, या सीपीसीबी जो बोलते हैं हम, कंट्रोल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो जो हमें बताता है। तो उसने क्या है 800 किलोवाट से 75,000 किलोवाट तक के पैरामीटर्स हैं, जिसका मैं अभी यहाँ बताऊंगा। इससे 800 किलोवाट से कम का क्या क्या रहता है वो भी मैं आगे बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड 6 पैरामीटर्स मोस्ट प्रोबेबली हम नोट करते हैं, जो 6 मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं, और इनकी लिमिट कितनी होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये फ्रेंड्स 5-6 पैरामीटर्स हैं जो डीजी में काम करते हैं या जो बहुत ऊंचे लेवल पर सुपरवाइजर, इंजीनियर, मैनेजर जो डीजी से रिलेटेड ज़्यादा हैं उनको ये
पता रहता है और उनको भी याद भी रहता है। जब कभी इंटरव्यू या कुछ होता है तो वो पूछते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं पूछते कि लिमिट क्या है, वो ये पूछते हैं कि जो डीजी का स्टैक रहता है, स्टैक एमिशन रहता है सुपरवाइजर या इंजीनियर से, तो उसमें क्या क्या चेक कराते हो, क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं, तो वो हमें पता होना चाहिए क्या क्या हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले है पीएम। पीएम मीन्स होता है पर्टिकुलेट मैटर, ये एक पैरामीटर है पर्टिकुलेट मैटर। तो इसकी जो यूनिट है वो है मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ये एन मीटर क्यूब को हम बोलते हैं फ्रेंड्स स्टैंडर्ड मीटर क्यूब, एन एम की 3, तो ये एन कोई यहाँ साउंड नहीं देता है, ये मिलीग्राम क्यूबिक, सॉरी ये होता है मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो ये जो एन है वो साइलेंट रहता है लेकिन स्टैंडर्ड शो करता है। तो एन एम, जब एन लग जाता है एम क्यूब के साथ में तो हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर। तो ये क्या हो गया, मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। और ये इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 75। ये 75 से कम होना चाहिए। पर्टिकुलेट मैटर जो है 800 किलोवाट से 75,000 किलोवाट तक के डीजी का 75 से कम होना चाहिए मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब होता है SO2। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड का कोई यूनिट उन्होंने नहीं मेंशन किया हुआ है, उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि लेस देन 2%, यानी सल्फर जो है वो फ्यूल में 2% से कम होना चाहिए। तो आप जो भी चेक करेगा वो मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में ही करेगा और यहाँ मेंशन कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि यहाँ कोई लिमिट भी नहीं दी हुई है कि इतने से कम होना चाहिए, इसमें लिखा हुआ है कि लेस देन 2% इन फ्यूल। थर्ड चीज है NOx। NOx मीन्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं उनकी वैल्यू दी है ppmv, यानी ppm वही जो हमारा रहता है नॉर्मल चीज है ppm, तो इसको हम बोलते हैं ppmv को बोलते हैं वॉल्यूम या वैल्यू, ppm वैल्यू या ppm वॉल्यूम करके बोलते हैं। तो एक यूनिट तो ये हो गई मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, एक हो गई ppmv। तो जो ऑक्साइड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड रहते हैं वो ppmv में मेजर किए रहते हैं और इनकी जो है 710 से वैल्यू कम होना चाहिए, 710 से कम होना चाहिए। फोर्थ है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की भी वैल्यू मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में दी है और ये 150 से कम होनी चाहिए। उसके बाद पांचवा है लेड या सीसा आप बोलते हो, इसकी जो है 10 से वैल्यू कम होनी चाहिए मिलीग्राम क्यूबिक मीटर में से मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। अब छठी चीज आती है स्मोक। स्मोक भी चेक किया जाता है। तो स्मोक की जो फ्रेंड्स विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग स्मोक का जो यूनिट है M-1 लिखा जाता है। तो ये 0.7 M-1 से कम होना चाहिए, यानी लेस देन 0.7 M-1। अब मैं इनमें एक चीज़ और बताता हूँ, ये 6 चीज़ें हैं। नंबर 1 पर्टिकुलेट मैटर, सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और लेड। यही मेजर थिंग्स जो चेक की जाती हैं। स्मोक भी चेक किया जाता है, इसका जो है 0.7 M और लेस देन 1 से कम होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ फ्रेंड्स, ये जो लिमिट्स हैं, ये लिमिट्स क्या हैं, मैंने नीचे लिखा हुआ है आफ्टर 1 जुलाई 2005, यानी आफ्टर 1/7/2005, यानी 1 जुलाई 2005 के बाद जितने भी डीजी हैं, उससे पहले नहीं, उससे पहले क्या है, ये लिमिट चेंज है। तो 1 जुलाई 2005 के बाद जितने भी डीजी आए हैं उनकी लिमिट स्टैंडर्ड जो है IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ये फिक्स की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2005 से पहले ये अलग थी। रोकना मत, बंद मत करना। देख पूरा दिख रहा है क्या, देखिए दिख रहा है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं जो 800 किलोवाट से कम के डीजी हैं। हमने 800 किलोवाट से 75,000 किलोवाट तक के डीजी की पैरामीटर्स बताए। अब हम बात करते हैं 800 किलोवाट से कम के पैरामीटर्स। देखिए पैरामीटर्स वही हैं, पीएम पर्टिकुलेट मैटर मैंने यहाँ लिख दिया है, वहाँ पे फुल फॉर्म नहीं लिखी थी। NOx ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और स्मोक, वही 6 यहाँ पर नोट किए गए। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आता है 0 से 19 किलोवाट। 19 किलोवाट तक के पैरामीटर्स अलग हैं, 19 से 75 किलोवाट के पैरामीटर्स अलग हैं, 75 से 800 किलोवाट के पैरामीटर्स जो हैं वो अलग हैं। तो आप देखिए यहाँ मैंने लिखा है ग्राम पर किलोवाट आवर, ग्राम पर किलोवाट आवर यानी ग्राम पर किलोवाट kWh। तो फ्रेंड्स इसकी तीसरी यूनिट ये हो गई ग्राम पर किलोवाट यूनिट आवर। तो ये जितने भी 800 किलोवाट से कम के डीजी होंगे उसमें जो क्वालिटी में लैब में जो आप चेक कराते हैं क्वालिटी, तो उसके जो लिमिट्स लिखी होंगी वो ग्राम पर किलोवाट आवर में ही लिखी हुई होंगी। तो इसका देखिए
इसमें PM लेवल जो है पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो ग्राम पर किलोवाट आवर में 0.3 होना चाहिए 19 किलोवाट तक। अगर 19 से 75 किलोवाट के डीजी है तो 0.7 हो जाता है, और 75 से 800 हो जाता है तो 0.2 हो जाता है। फ्रेंड देखिए 19 किलोवाट तक 0.3, 19 से 75 बढ़ जाता है, लेकिन 75 से ऊपर जाके ये 0.2 हो जाता है, कम हो जाता है। और तो ये एक पैरामीटर PM जो है ये सिर्फ चेंज होता है। उसके बाद सेकंड है NOx यानी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन्स, ये भी ग्राम पर किलोवाट आवर में है। तो इसको देखिए 19 किलोवाट से कम है तो 7.5 होना चाहिए, 75 से 19 के बीच में 4.7 होना चाहिए, और 75 से 800 तक है तो 4 होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये भी धीरे कम हो रहा है, यानी पहले 7.5 है, फिर 4.7 है, फिर 4 है, यानी कम होता जाता है। जितना डीजी बड़ा होगा उतना ही हमें जो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कम रिक्वायर्ड होगा, यानी लिमिट उसकी कम कर दी जाती है कि इतने तक मेंटेन करो। जो छोटे डीजी हैं उनकी ज़्यादा तक मेंटेन कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, ये लिमिट्स हैं। उसके बाद सल्फर का फ्रेंड्स यहाँ भी वही है, लेस देन 2% इन फ्यूल। सल्फर जो है ऑक्साइड जो भी गैसेस हैं वो 2% फ्यूल में कम यानी फ्यूल में 2% से कम होना चाहिए, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो है 2% से कम होना चाहिए, इसका ऐसा ही दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड चौथी चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड या CO बोलते हैं हम इसको, और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी ग्राम पर किलोवाट आवर में होता है फ्रेंड्स। ये चाहे तो 19 किलोवाट का है, चाहे 75 का है, चाहे 800 का है, ये सब के लिए 3.5 ही चाहिए, 3.5 ही आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। लेड की लिमिट भी फ्रेंड्स यहाँ मिलीग्राम पर न्यूटन मीटर क्यूब में है, यानी मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में है, सॉरी ये लेड है, लेड की जो यूनिट है मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर में है, और ये 10 से कम होना चाहिए, तीनों के लिए 10 ही है। फ्रेंड्स लास्ट चीज़ है स्मोक भी M-1 होता है इसका यूनिट, और ये 0.7 M-1 0.7 M- इससे लेस देन होना चाहिए, सब में इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब फ्रेंड्स ये तो लिमिट्स हैं, ये तो आपको पता चल गया ये यूनिट है। देखिए इसमें यूनिट कई सारी हो गई, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं। एक ग्राम पर किलोवाट आवर हो गई, एक मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर होगी, और एक PPM भी। मैंने यहाँ तीनों लिखी हुई हैं फ्रेंड्स, ये देखिए नंबर 1 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर, PPM पार्ट पर मिलियन वैल्यू, वॉल्यूम या वैल्यू, तो PPM वैल्यू है ये। उसके बाद है ग्राम पर किलोवाट आवर। अब फ्रेंड्स ये 3 यूनिट हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो मिलेगा आपको 800 किलोवाट से नीचे का स्टैंडर्ड वो इसमें दिया गया है, और PPM भी जो है कहीं PPM भी दिया गया है, लेकिन ये दोनों जो चीज़ हैं इंटरलिंक रहती हैं, और ये कैसे हम चेंज कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। फ्रेंड्स अगर मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर दिया है तो PPM बनाने के लिए मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर को 22.4 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, और डिवाइड बाई MW ऑफ गैस यानी मोलिक्यूलर वेट, क्या मोलिक्यूलर वेट ऑफ गैसेस, जिस गैस का भी आप कर रहे हो वो मोलिक्यूलर वेट उसका डिवाइड कर दो यहाँ, तो ये PPM में वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू है और उसको PPM में करना है, तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इंटरलिंक है। अब लास्ट चीज़ में इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ आपको फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है स्मोक, ये क्या है M-1। देखिए होता क्या है, विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको डिसाइड किया गया है, यानी डिफाइन किया है IS स्टैंडर्ड ने। इसकी सबसे पहले वैल्यू 0 से 1, 0 से 1 का मतलब होता है क्लियर। क्लियर का मतलब हो गया कि जो आपका धुआं है यानी जो स्मोक है, चाहे वो कार का हो, चाहे वो डीजी का हो, चाहे किसी का हो, जो निकलता हो वो आपको दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल क्लियर होगा, टोटली क्लियर। क्या होगा? टोटली क्लियर। अब 10M-1 तो क्या होगा? टोटली ब्लैक। ब्लैक जब धुआं आने लगता है या स्मोक आने लगता है तो वो टोटली ब्लैक होगा 10M-1। अब 0.7M-1 ये जो होता है अगर इससे लेस है, इससे कम है, तो ये है इनविजिबल। मीन्स आपको महसूस तो देगा लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। नॉर्मली धुआं निकलता है, जैसे गाड़ी चलती है तो उसका धुआं निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, तो ये जो लिमिट है इनविजिबल। जैसे ही 0.7M से ऊपर जाता है तो वो विजिबल हो जाता है, दिखना शुरू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? विजिबल हो जाएगा। तो ये 4 स्टैंडर्ड बनाए गए। 0.7M-1 से जब 10M-1 की तरफ जाएंगे तो वो वैसे वैसे डार्क होता चला जाएगा और 10M-1 पे टोटली ब्लैक हो जाएगा। तो ये 4 कंडीशन इन्होंने डिफाइन की गई हैं। सबसे पहले 0 से 1 और फिर 0M से 1, फिर 0.7M-1। तो ये जो है ये जजमेंटली ओके है। मीन्स जो IS स्टैंडर्ड ने है वो ये लिमिट लगाई है कि भाई इससे कम होना चाहिए, ये इनविजिबल रहेगा।
अगर हम बिल्कुल ही टोटली क्लियर कर देंगे तो फ्रेंड्स टोटली क्लियर तो मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो उसकी कोई लिमिट देनी पड़ेगी। तो गवर्नमेंट ने IAS स्टैंडर्ड ने हमें जो हमारा CPCB है उसने जो है 0.7 से 1 की लिमिट दी है, ये हमें मेंटेन करना पड़ता है। फ्रेंड्स ये स्टैक एमिशन से रिलेटेड मेरी तरफ से तो सारा कुछ मैंने लिया है और 100% मैंने इसमें कोशिश किया है कि आपको सारी चीज़ें इसमें बता दूं, लेकिन फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें मेरे से छूट गया है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उसको मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।